चलो जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तुम इतना मतलब सुनते हो, आपको पता लिसनिंग इज मोर डिफिकल्ट, तो फिर बोलना भी तो जरूरी। बीच में बोल रहा हूं मैं, तुम बोलो। तो JIGL, और JIGL में क्या करना है? इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, यही है ना 1872, लेक्चर नंबर 3। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, है ना। एडमिशन, कन्फेशन। एडमिशन बताया था मेरे पास बंदूक है, हाँ सर ये गन मेरी है, और कन्फेशन में कि सर इस बंदूक से मैंने खून किया। उसके बाद हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे, और लास्ट क्या था कि अगर कोई डेथ बेड पे है, ठीक है, मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता, तो उसमें भी मजिस्ट्रेट चाहिए सामने। और आज जो करने जा रहे हैं वो यहाँ से करने जा रहे हैं, सेक्शन 45 से करने जा रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या हेडिंग है? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। मिला? हाँ, ये रहा, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। तो तीसरा आदमी जो है उसका ओपिनियन क्या होगा, कब रेलेवेंट होगा। जो तीसरा आदमी है उसका ओपिनियन कब रेलेवेंट होगा। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, तो डॉक्टर का ओपिनियन है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, लिख लो आप। किसका ओपिनियन यहाँ पे ले रहे हैं? डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर थर्ड पर्सन है या नहीं है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, क्या वो थर्ड पर्सन है या नहीं है? यस, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं हम लोग। तो जनरल रूल इज दैट ओपिनियन ऑफ अ विटनेस ऑन अ क्वेश्चन वेदर द फैक्ट और लॉ इज इररेलेवेंट। तो इन जनरल विटनेस का ओपिनियन नहीं लिया जाता, इन जनरल विटनेस का ओपिनियन नहीं लिया जाता। हाउएवर कुछ एक्सेप्शन है, हाउएवर कुछ एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या है? आर्यंश पड़ेगा, बाकी की आवाजें बहुत स्लो है। इलिस्ट्रेशन का मतलब समझे, एग्जाम्पल दिया हुआ है। नालायकों क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देख लो, उसको एक गोली खिला दी और ये गोली खिला के मर गया। अब ये गोली खिला के मरा है, जो पॉइजन दिया, कई बार सुना होगा, नहीं सुना? सुना है सर। हाँ जी, आगे पढ़ो। तो ये यहाँ पे क्या करो, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो लिखा है ब्रैकेट में लिखो डॉक्टर, ब्रैकेट में लिखो डॉक्टर, ब्रैकेट में लिखो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। बी पार्ट में क्या बोलता है? तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ सर्टन डॉक्यूमेंट्स वॉज रिटन बाय ए, ये लिखा है सर्टन डॉक्यूमेंट्स, इसके ब्रैकेट में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आ सकता है। तो वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट प्रूफ कर रहा है कि भैया ये जो लिखा है ये तो इसी ने लिखा हुआ है। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या है? अपना ओपिनियन दे रहा है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सुनो अब दो बातें हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के अंदर। एक तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा लिया कि ये इसी बंदे ने लिखा है। दूसरा क्या होता था, पहले टाइप राइटर होते थे, वो देखा टक टक आवाजें आती थी, तो वो लेटर क्या है? डब्लू। और डब्लू का ऊपर से ऐसे टूटा हुआ है ना भाई, होता था ऐसा, थोड़ा सा हो गया, बार बार टक टक होता रहता है, वो टूट जाता है हल्का सा। तो ऐसा नहीं कि हर टाइप राइटर का डब्लू टूटा हुआ होगा, वो पता लग रहा है कि भाई ये इसी का डब्लू है, इसी टाइप राइटर से टाइप किया हुआ है, इसी टाइप राइटर का ये कौन सा लेटर है, वी लेटर है या कोई सा भी लेटर है, वो पता लग रहा है क्योंकि उसका वो हल्का सा क्या है, वो टूटा हुआ है, वो पता लग रहा है वहाँ से। या उसकी जो इंक उसके अंदर वो यूज़ हो रही है वो सेम वो मैच कर रही है, इंक भी वही इंक इसने डाली है जी, उसमें महक होती है, कलर
तो वो चेक कर लिया उन्होंने। सीआईडी वाले तो यहाँ से भी पता लगा लिए कहाँ से खरीदी थी वो इंक की बोतल, खरीदी कहाँ से थी। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर उस दुकान वाले तक पहुँच जाएंगे, उस दुकान वाले के पास भी चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है, जर्नल रूल। जर्नल रूल क्या है, ओपिनियन ऑफ विटनेस। जो विटनेस का ओपिनियन होता है वो क्या माना जाता है, इररेलेवेंट, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो लॉ हो। मतलब कि ऑन फैक्ट भी हम बोलते हैं कि विटनेस का ओपिनियन इररेलेवेंट होता है, लॉ भी कहता है कि विटनेस का ओपिनियन इररेलेवेंट होता है। ठीक है जी, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे ये सब काट दो, फिर सीधे आपको करना है, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, सम एक्सेप्शन। पर इस जर्नल रूल की क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या है कि हम लोग कई बार ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लेते हैं। जैसे केबीसी में होता था ना, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लिया है, तो यहाँ पे ओपिनियन लिया जाता है एक्सपर्ट का। हाँ जी, ओपिनियन एक्सपर्ट में क्या फॉरेन लॉ आ सकता है, यस, कि फॉरेन लॉ के अंदर कुछ डिसाइड हुआ, हम वो ओपिनियन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। साइंस को ले सकते हैं, जो साइंस होती है एक्चुअल में, ठीक है ना, साइंस बोल दिया इसने, आर्ट बोल दिया, कोई आर्ट है हैंड राइटिंग वाला तो आप ले ही सकते हो, फिंगर इम्प्रेशंस हैं उससे भी आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये सब क्या होंगे, रेलेवेंट बनेंगे। तो ये 5 आपको एग्जाम में लिख के आने पड़ेंगे शिखा। जब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात आएगी तो ये 5 पॉइंट A to E आपको लिख के आने हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पैरा लिख के आ सकते हो, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यस। अगला क्या है, फैक्ट्स विच आर सपोर्टेड और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो मेड रेलेवेंट। सेक्शन कौन सा, 46। सेक्शन 46 क्या कह रहा है, हाँ जी 46 बताओगे क्या कहना चाहता है? हाँ, एक्सपर्ट को छोड़ के और भी कुछ हैं जो ओपिनियन रेलेवेंट माने जा सकते हैं, और वो कहाँ बोले गए, सेक्शन 46 में बोले। अब 46 की पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है, बस इतना ही बोला है। ठीक है, इतना ही इसके अंदर बोला गया है। और लास्ट अदर्स में क्या बोला गया है, इन एडिशन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एनी अदर पर्सन इज ऑल्सो रेलिवेंट। तो ये कुछ यहाँ पे हमें 5 कैटेगरी बताई गई है। टोटल अगर आप देखोगे जो ये टॉपिक था थर्ड पर्सन वाला, ये कितने पार्ट में था, 3 पार्ट के अंदर था। पहला ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें आप लोगों ने देखा, जिसमें साइंस भी यूज़ हो गई ना, पॉइजन वो दवाई खिलाई है उसको प्रूफ करेंगे भाई, उसको वो बाल प्रूफ करेंगे, शैम्पू किया हुआ है उस बाल में, एक शैम्पू है भाई साहब, ठीक है, वो शैम्पू पता लगा लेंगे। कईयों का होता है ना कि मतलब यही शैम्पू यूज़ करना है, दूसरा यूज़ नहीं करना, कहीं और भी चले गए तो उसके पाउच लेके चले जाते हैं। गर्ल्स में ज़्यादातर होता है, बॉयज़ में चलो भाई कोई सा भी लगा लो। बी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ गुड, बी वाला भी समझ में अच्छा, ये तो इसी का पार्ट था। ये सेक्शन जो 46 है, तो बस ये वही कह रहा है, फैक्ट्स विच सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर ऑल्सो मेड रेलिवेंट। तो और भी कुछ रेलिवेंट हो सकते हैं। और एक और आ गया अदर। अदर में देखो क्या क्या आएगा। पहला अदर में आप लिखोगे हैंड राइटिंग वाला आ गया, पहला अदर में हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन। दूसरा आ गया भाई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देखो क्या चीज़ है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। जैसे मैं 2 कंपनीज का डायरेक्टर हूं तो मेरे डिजिटल क्या है, सिग्नेचर है। तो ये नहीं है कि मान लो कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन होते हैं, तो वो मेरे डिजिटल सिग्नेचर मेरे मुझसे क्या कर लेता है, परमिशन ले लेता है और मेरे डिजिटल सिग्नेचर वहाँ कर दिए जाते हैं। क्या उसकी एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो ओपिनियन दे रही है कि हाँ जी ये डिजिटल सिग्नेचर हमसे ही बनवाया था। नंबर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर के। तीसरा क्या है भाई, हाँ जी तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड कस्टम। ये वही वाली कहानी आ गई 7 साल वाली, कि अगर एक लड़की है जिसकी क्या हो गई, मैरिज हो गई, और 7 साल तक अगर उसे उसके ससुराल वाले परेशान करते तो हम मान लेंगे कि डॉरी का चक्कर है, इस वजह से उसे क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ठीक है ना। और चौथा केस क्या है भाई, चौथा केस क्या है, ओपिनियन ऑफ यूसेज है
वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक्चुअली लोग क्या है, कई बार जो ये लोग होते हैं कोड वर्ड में बात करते हैं। सोना आने वाला है, ठीक है, 4 बजे आएगा सोना, मोना का सोना। अब वो क्या है, वो आदमी पहुंच जाएगा 4 बजे सोना लेने, सोना आ गया, सोना ले लिया, फोन आ जाएगा, सोना ले लिया, मेरे पैसे उस आदमी को दे दो, वो वहां खड़ा है। ये क्या ड्रामा है? वो अपना नाम नहीं बताता कभी, तुम कौन, जैसी मतलब वो बोलता है 4 बजे सोना आने वाला है, फोन रख देता है। वो अपना नाम नहीं बताता, गुप्त नाम रखता है। क्यों? कहीं पुलिस वाले टैप कर रहे हो फोन। अब पुलिस वालों को यही नहीं पता किसने फोन किया। पहले तो वो पब्लिक बूथ होते थे, वहां से फोन कर दिया, और उसमें भी क्या है, वो कपड़ा लपेट लो, कुछ भी कर लो है भैया। कैमरे को धोखा दे सकते हैं आज की डेट में जो चोर हैं आज के, तो हमारी फिल्म वाले तो किस किस को धोखा दे सकते हैं। कुछ समझ रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्या कह रहा है वो, कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो यूज्ड होती हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। मोटा भाई सुना है, कहाँ यूज होता है? गुजरात में बड़े भाई को कहते हैं। पंजाब में पाजी बोलते, पाजी बड़े भाई को। तो कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जो वो लोग यूज करते हैं, उससे भी हम ओपिनियन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? उससे भी हम लोग ओपिनियन निकाल सकते हैं। बिस्किट आ गए, बिस्किट पार्ले वाले, ये कौन से बिस्किट की बात कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, स्मगलिंग करते हैं ये उन बिस्किट की। आ गई बात समझ में? ये ऐसे लोग हैं, मतलब उनकी वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वो यूज होते हैं। तो क्या उनसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं? यस, वो भी ओपिनियन हमारे लिए रेलेवेंट होगा। और लास्ट क्या है? लास्ट है एनी रिलेशनशिप, ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप by person having special means of knowledge on the subject। आपका कोई कंडक्ट है, मतलब कंडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था आपका बिहेवियर। एक आदमी के बिहेवियर से पता लग जाता है, एक आदमी के बिहेवियर से ओपिनियन निकाल लिया जाता है। जैसे कई बार आप अपनी मम्मी का या पापा का या भाई का किसी का बिहेवियर देखते हो तो आप पता गुस्से में आ जाइए, आज बात नहीं करनी इससे, पतली गली से निकल लो। आ गई बात समझ में? तो कई बार वो चीज़ें भी क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट है, सामने एक्यूज्ड खड़ा है, उसके बिहेवियर से पता लगाया जा रहा है। तो कानून उसके बिहेवियर से भी पता लगा सकता है, उसके कंडक्ट से भी पता लगा सकता है कि भैया इसी ने वो खून किया है या नहीं किया। ठीक है, उसको बोला गया अपनी मम्मी की आंखों में देख के बोल, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और कहता है यार मम्मी की आंख में देख के झूठ नहीं बोल सकता, बचपन से सिखाया है। ठीक है ना? फैक्ट्स विच कैन नॉट बी गिवन, ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जिनको एविडेंस दे ही नहीं सकते, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। ICSI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट मतलब ये टॉपिक है। क्वेश्चन आप देखना पास्ट एग्जाम में डाला हुआ है इस टॉपिक से। तो क्या कहानी है ये? कह रहे हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको एविडेंस दिया ही नहीं जाता, इनको प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। देखो, जिनकी मैरिज हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच के कम्युनिकेशन क्या माने जाते हैं? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। मतलब कि वकील ये नहीं कह सकता, वकील मतलब एडवोकेट, तो एडवोकेट अदालत में ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं, वाइफ को मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तुम बताओ। तो जज क्या है? ऑर्डर कर देगा, तेरे को हक नहीं पूछने का। आगे बात समझ में? असली में क्या है, हस्बैंड मर्डर करके आया था और उसने वाइफ को सब बता दिया, देख ये चाकू है, आज इससे मर्डर करके आया हूँ, अब तू इसे धो के सब्जी काट ले। आ गई बात समझ में? और बाद में क्या है, उसका हस्बैंड पकड़ा जाता है, तो वाइफ जाके बोल सकती है कोर्ट में कि हाँ ये मेरे पास आया था, इसने मेरे को बताया था कि मैं मर्डर करके आया हूँ, ये चाकू है उस आदमी का करके आया हूँ। वो बोल भी नहीं सकती, बोलेगी पहली बात तो बोल ही नहीं सकती, बोल भी दिया गलती से तो एविडेंस है ही नहीं, वो एविडेंस ही नहीं है। सर डिवोर्स ले लिया उसने, फिर एविडेंस मान लिया जाएगा। कई बार बच्चे क्लास में ना ऐसे क्वेश्चन, सर डिवोर्स ले लिया,
मतलब ये क्या ड्रामा है यार, मेरे समझ में नहीं आता। ये क्या क्वेश्चन होते हैं, डिवोर्स ले लिया उसने, अपने पति को जेल डलवाना है उसको, ऐसा क्या है मतलब? और ये क्या है, एविडेंस ऑफ जज और मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन मैटर्स, ये क्या कहानी है कि भैया जो जज है उसने खून होते हुए देखा है, तो भाई तू तो उस केस की हेयरिंग का जज बन ही नहीं सकता। अगर आपने खुद, आप जज हो, आपने मर्डर होते हुए देखा है, आप मैजिस्ट्रेट हो, डीएम हो आप डिस्ट्रिक्ट के, बोलते नहीं है डीएम है हमारी डिस्ट्रिक्ट का, उसने मर्डर होते हुए देखा है, तो उस केस के अंदर आपको ऐसा एविडेंस आपको नहीं लिया जाएगा, आपको ऐसा एविडेंस नहीं लिया जाएगा। फिर भाई वो जज क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है हियरिंग के लिए। हाँ नहीं नहीं, आ जाएगा वो, ये चीज बताएगा कि मेरे सामने मर्डर हुआ था, एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा। फिर वो क्या होता है उसका, देखो ना उसका तरीका है, अब उसको जज की चेयर से हटा देंगे, उस कोर्ट के अंदर दूसरा जज अपॉइंट होगा, क्योंकि इसका कुछ उसके अंदर रिलेशन आ रहा है, अब जाके वो एविडेंस देगा, कोई दिक्कत नहीं आगे, क्योंकि हम जैसे मैजिस्ट्रेट है, हम बोलते हैं कि मैजिस्ट्रेट के सामने जो बोला वो एविडेंस माना जाता है। तो यहां पे तो क्या हो गया कि मैजिस्ट्रेट ने और जज ने खून होते हुए देख लिया, उन्होंने क्या कर लिया, खून होते हुए देख लिया है, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि भैया तुम लोग एविडेंस नहीं दे सकते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते। देखो यहां पे क्या बोला है, ऑल्दो कंपेल्ड टू give evidence privilege in respect of the following matter within the limit and not bound to the answer of giving the evidence, it is based on public policy है, मना है भाई कि एक हस्बैंड वाइफ का है या जिस जज ने। हाँ अगर मान लो जो एक्यूज्ड है वो लिख के दे दे कि नहीं भी मैं अलाउड कर रहा हूं, एक्यूज्ड क्या कह रहा है, एक्यूज्ड क्या कह रहा है, मैं अलाउड कर रहा हूं। ये देखो यहां पे एक लाइन आएगी, कहाँ लिखा है, 6 पॉइंट पे, पर्सनल प्रोफेशनल, ये वाला आ गया, जैसे प्रोफेशनल वाला आ गया, जैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, वही वाली बात आ गई। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो बात हुई है, एडवोकेट या क्लाइंट के बीच में, बैरिस्टर समझते हो, हाँ एडवोकेट, महात्मा गांधी जी क्या है, कहाँ से एलएलबी की थी उन्होंने, साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। तो वहाँ साउथ अफ्रीका से जब कोई क्या करता है, एलएलबी करता है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि ये बैरिस्टर की डिग्री लेके आया, मतलब कि ये वहाँ से एलएलबी करके आया है। एक मिनट, हाँ मस्ती कर रहे हो ना, करो करो करो, सजा भी तो मिलती है बेटा जून में, जून बड़ी जल्दी आएगा। फिर कुछ चीज़ें लिख लो, असली में ये क्या है, एडवोकेट, बहुत जगह ये वर्ड यूज़ होता है,
और परेशान भी करता है कई बार। तो अगर किसी पर्सन ने, एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन है और उसने क्या कर रखा है, एलएलबी की डिग्री ली हुई है भाई, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, लॉयर। ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं, बता रहा हूँ, लिख लो, काम ही आएगा तुम्हारे। और अगर वो लॉयर क्या करे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी मेंबरशिप ले ले, तो वो बन जाता है एडवोकेट। एक होता है प्लीडर और एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, प्लीडर कौन होता है भाई, ये वर्ड भी बहुत जगह मिलेगा, प्लीडर वर्ड बहुत जगह मिलेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत जगह वर्ड मिलेगा। और ये आपको एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी में यूज़ करना होगा। ये वर्ड्स यूज़ करोगे, वर्ड तो तभी यूज़ करोगे ना जब मतलब पता होंगे ढंग से, वरना मन में आ रहा है कहीं पे भी एडवोकेट लगा लोगे, कहीं पे भी प्लीडर लगा लोगे, कहीं पे भी कुछ भी लगा लोगे। देखो प्लीडर कौन होता है, जब सीआरपीसी का केस लगेगा और उसके अंदर, ध्यान से सुनना, एक्यूज्ड का जो वकील है उसको प्लीडर बोलते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होगा जिसने क्या की है, कंप्लेन की है, कंप्लेनेंट। वही अगेन सीआरपीसी, केस तो सीआरपीसी है, केस तो सीआरपीसी है। स्टेट का बता रहा हूं अभी आपको। और स्टेट का क्या होता है भाई, जब स्टेट की तरफ से कोई एडवोकेट करता है तो उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई करता है, मान लो कोई एडवोकेट, तो उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो कहीं पे ये यूज करना हो तो आपके काम आ जाएगा। एलएलबी की डिग्री ले लो, क्या हो जाएगा, कहीं से ले लो, चाहे डीयू से ले लो, चौधरी चरण सिंह से ले लो, कहीं से ले लो भाई साहब, आप हर केस में आप एलएलबी की डिग्री लेते ही लॉयर बन जाओगे। डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल की मेंबरशिप ले लो, एडवोकेट बन जाओगे। एडवोकेट का बनने का बताया आपको, क्या प्रैक्टिस स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है ना। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, एक्यूज्ड के वकील हो तो प्लीडर, जिसने कंप्लेन की है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्टेट का है एडवोकेट जनरल, सेंट्रल का है सॉलिसिटर। डन। अभी कहीं पे ना वर्डिंग्स आएंगी, वकील भी आएगा कहीं पे, नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकील बोलते हैं, आपको पता ही होगा, यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो वहाँ वकील बोला, वकील का मतलब एडवोकेट है। बैरिस्टर गांधी जी आए थे बाहर से एलएलबी की डिग्री लेके, तो साउथ अफ्रीका वहाँ बोला जाता है इसको। तो ये ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, सही टाइम पे सही वर्ड यूज़ करना है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत वर्ड यूज़ करेंगे तो गलत मार्क्स मिलेंगे। अब जब भी एक्यूज का एडवोकेट लिखना होगा तो प्लीडर लिखा करेंगे, हम एडवोकेट वर्ड नहीं लिखा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके मार्क्स मिलने हैं, तो वो भी एडवोकेट ही। आप लिखते एडवोकेट हो तो गलत नहीं होता है, पर अगर आप वहाँ पे वर्डिंग क्या लिख दोगे, प्लीडर, तो उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, बस यही होने वाला है।
अब गलती से कहीं लॉयर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। हमारे जैसा होगा, लिखना एडवोकेट है, तुमने लॉयर काट के 0, आंसर भी चेक नहीं करना आगे। क्यों? बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इसने तो। ये कहानी तो कुछ क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। कुछ कैसे कम्युनिकेशन है बोलो? प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो अगर किसी जज ने खून होते हुए देखा है तो आप उस कोर्ट रूम के अंदर एज अ जज काम नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद क्या है, स्टेट। इस स्टेट में लिखो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो जो रिकॉर्ड्स अभी तक क्या है, पब्लिश नहीं हुए। असली में क्या है कि कुछ ऐसे अफेयर्स होते हैं स्टेट के, सरकार के, जिनको बोला जाता है कि हम पब्लिश नहीं करेंगे, इन रिकॉर्ड्स को कभी पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो एज अ एविडेंस कभी नहीं माना जाएगा उनको एज अ एविडेंस कभी नहीं माना जाएगा जब वो पब्लिश ही नहीं कर सकते। ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कोई, क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, उसको भी नहीं माना जाएगा। अभी सेक्शन 124 में इसकी डिटेल लिखी हुई है। पर मजे की बात क्या है, ये हमारे सेक्शन देखो ना, अब ये जो सेक्शन थे 122, 123, 126, 127 कुछ सिलेबस में दिए हैं, कुछ सिलेबस में नहीं दिए। हमें तो जो लिखे हैं बस वही पढ़ने। ये सेक्शन की रेफरेंस आ रही है पर सारे के सारे हमारे सिलेबस में दिए नहीं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है। ये 3 लोग हैं। आपका जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या रेवेन्यू ऑफिसर है। पुलिस वाले जज के सामने जो बोलते हैं वो एविडेंस नहीं माना जाता, ठीक है ना, उसको एविडेंस नहीं ट्रीट किया जाता। बाकी ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अब आपने वकील हायर किया, एडवोकेट हायर किया भाई अपना केस लड़ने के लिए, तो उसको तो सच और सच के सिवा कुछ मत बताना। पता लग रहा है कि वो डिफेंडेंट जब कुछ बोल रहा है सामने से तो तुम्हारा वकील तुम्हारा चेहरा देख रहा है, तूने तो मेरे को बताया नहीं। बड़ा गुस्सा आता है उसको, भाई मेरे को क्या पता था कि ऐसा भी हुआ है। फिर आप बाद में बताए, पहले आपके 2 थप्पड़ मारेगा कि भाई जब तेरे को बोला था। अच्छा, वकील पूछते भी कैसे, तू शुरू से बता, गेट खोला था उससे पहले बता, तू उस सोसाइटी के अंदर घुसा था उससे पहले बता, तू घर से निकला था वहां से स्टोरी बता, एक एक चीज याद कर। अच्छा, जैसे आप स्टोरी सुनाओगे बीच में वो रोक देगा, बता, बीच में मेरे डाउट आ गए। आप समझ रहे हो कुछ? एक मूवी कोई आपको सामने, दृश्यम मूवी सबसे अच्छी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि उसमें भाई साहब इतना कुछ किया है पूछो मत, और इतना बेवकूफ बनाया कि वो पूछो मत। लास्ट में हम दंग रह गए, ये क्या ड्रामा हो रहा है। देखी सभी ने को? बस बेटा तुम्हारा तो होमवर्क है, जून के बाद देखियो, बाकी हम सब ने देखी है, ठीक है। कल भी आ रही थी, कल तो देख ली थी, कल भी आ रही थी, बताओ तो कितना मजा आ रहा होगा देखते हुए। तो सेक्शन 122 क्या बोलता है? सेक्शन 122 हस्बैंड एंड वाइफ को इस पे क्या मिला हुआ है? प्रिविलेज मिली हुई है, एंड इट्स डिस्क्लोजर कैन नॉट बी इन्फोर्स। आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट है, ये देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट डील विद द प्रिविलेज ऑफ द विटनेस वाइल द सेकंड पार्ट of the section deal with the privilege of the husband and or wife of the witness। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में प्रिविलेज ऑफ विटनेस के लिए क्या प्रिविलेज, और दूसरे पार्ट के अंदर बोल रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनको तो हमने वैसे ही प्रिविलेज दी हुई है। स्टेट का मैंने आपको बता दिया, देखो स्टेट में लिखा हुआ है, इसको प्लीज मार्क करते जाओ, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो अगर कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं तो वो आप एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। सरकारी कोई दफ्तर है, उसका कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो एज अ वो एविडेंस आप नहीं दे सकते। इसकी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर
परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब कि HOD। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर कंसेंट दे देता है कि हाँ भाई ये लो, अब कोई बहुत खतरनाक केस फंस गया, टेररिस्ट जैसा केस फंस गया, और बोला नहीं जी ये निकालो, अनपब्लिश्ड है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर इसको निकालो बाहर, तो अगर यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी कंसेंट देता है, वो परमिट करता है, तो फिर उसको एविडेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। जब तक वो अनपब्लिश्ड है तो वो एविडेंस नहीं है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लीगल एडवाइज़र और क्लाइंट और इनके बीच में जो भी कुछ बातचीत हुई है हम उसको एविडेंस नहीं मानते। अब इसको एक बार पढ़ दो, इसको एक बार पढ़ दो, सेक्शन 126 to 129। बस देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो उसने बोल दिया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, किसके बीच में, जो लीगल एडवाइज़र है और क्लाइंट है उनके बीच में, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया डिस्क्लोज करने से। फिर कहता है जो क्लाइंट है कैन नॉट बी कंपेल, आप क्लाइंट को कंपेल नहीं कर सकते और लीगल एडवाइज़र को कैन नॉट बी अलाउड, जब तक अलाउड नहीं होगा, विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट। उसका जो क्लाइंट है, मतलब कि जो विटनेस है, वो सॉरी विटनेस ही, जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, एक तो ओरल एविडेंस होते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। अब हियरिंग चल रही है, एक्यूज्ड को क्या हो जाए, इमोशनल होते हैं ना इंडियंस, ये रियलिटी है, हाँ मैं भी इंडियंस हूँ, आप भी हैं, ये रियलिटी है। तो अब हियरिंग चल रही है भाई, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिल रहा। एक्यूज ने खुद ही क्या कह दिया, अपने वकील को बोल दिया कि तू बता दे यार जज को, अब नहीं मेरे से ये रहा जा रहा, मैंने बहुत डिफेंड कर लिया, बहुत सुन लिया, पर अब मेरी अंदर आत्मा ना 4 साल में जाग उठी है और वो कह रही है कि तू आज जज साहब को सब कुछ सच सच बता दे, मैं तेरे को कह रहा हूँ, फिर बता दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, ऐसा इसलिए है भाई साहब कि अब अगर केस लड़ना है तो भाई प्रोफेशनल तो हायर करने पड़ेंगे, और अगर उसने आपका केस जीतना है तो उसको तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना, ये तो बिना प्रोफेशनल के हो नहीं सकता ना। आप मेरे पास आए, जैसे वो लड़की आई है तो उसने बताया पहले मैंने कोचिंग ली है टैक्स की, मैंने वहाँ पैसे भी पे किए, इतना पैसा मैंने वहाँ पे कर दिया, अब सर एग्ज़ाम आने में भी 1.5 महीने रह गए, 2 महीने रह गए सर, मेरे हालात अभी भी ख़तरनाक हैं, रात को सपने में भी क्वेश्चन नहीं निकलते मेरे से, तो बुरे हालात हो रखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डाउट लूँगी आपसे। फिर कई बार वो JIGL का बताती है, JIGL में 35 मार्क्स आ गए, तो अगली बार तो लग रहा है पास हो जाऊँगी, पर मेरी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, दोबारा से पेपर देना होगा, वो 35 0 हो गए, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ के गए थे इस बार भी उसी तरीके से 35 आ जाएं, शायद ज़्यादा आ जाएं, शायद कम भी आ सकते हैं। ये मत सोचो कि 35 ले आई थी तो अगली बार तो 35 से ऊपर ही आने हैं, ये श्योरिटी नहीं है, बच्चा ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है। तो भाई ये बोला गया है कि देखो ये चीज़ तो क्या है, लीगली बिजनेस के अंदर विदाउट प्रोफेशनल असिस्टेंट, समझ गए, उसकी हेल्प के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिक्योर फुल और अनरिजर्व्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू, सेक्शन आ गया 126 127, नाइदर लीगल एडवाइज़र, हाँ जी लीगल एडवाइज़र, देखो अब नाम आ रहे हैं, नाम बोलो क्या क्या है, ये देखो वकील आ गया ना, तो क्या आप लोग भी यहाँ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जब आपके एग्जाम में आ जाए लिखने के 5 नंबर, तो आप भी वकील वर्ड यूज़ कर सकते हो, प्लीडर वर्ड आप भी यूज़ कर सकते हो। अटॉर्नी क्या होती है, आपको बताया था 2 अटॉर्नी होती हैं, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। बताया था ना, कभी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मत बनवा लेना किसी के नाम,
अब मुकेश अंबानी ने अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली तो उसकी प्रॉपर्टी कोई, मतलब जिसके बनाई है वो कोई सी भी प्रॉपर्टी बेच देगा। स्पेशल का मतलब, अब मेरे को मुकेश, मान लो मैं एडवोकेट हूं, मेरे को बोल दिया आप जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ो, मेरा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मैं दे रहा हूं आपको, तो मैं लड़ सकता हूं। अब ये थोड़ी ना कि मैं किसी और हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला जाऊं, नहीं, वहां के लिए थोड़ी ना दी है उसने। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टाइम क्या है, ज़्यादा प्रीसियस है, वो अपनी अटॉर्नी के थ्रू क्या कर देते हैं कि भाई मैं नहीं आऊँगा कोर्ट में, आ गई बात समझ में, तुम चले जाओ। अब जैसे सलमान खान है, सीआरपीसी का केस है, तो कई बार तो सलमान खान को जाना पड़ता है, पर कई ऐसी भी हियरिंग होती है जिसमें वो जाता ही नहीं है, मतलब उसके बिना बस उसका वकील खड़ा है और हियरिंग हो गई, कहानी खत्म। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जज को लगता है कि आज सलमान खान आएगा तो यहाँ कोर्ट के बाहर तो बस लोग तो सेल्फी और फोटो खिंचवाएंगे, यही काम होना है आज पूरे दिन, ठीक है। मुकेश अंबानी आएगा तो आज बस न्यूज़ चैनल वाले यहीं धरना देके, ऐसे कोई आम आदमी हो कोई नहीं पूछ रहा, ले, ठीक है। और वही अगर इंडिया गेट पे धरना दे दें तो ले भाई साहब, फिर देखो, फिर मीडिया को भी क्या है, खबर चाहिए ना, गर्मा गर्म, है ना। एक सुशांत की डेथ नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, पर हम किसी एक के लिए वो हो जाता है भाई साहब। मैंने तो यहाँ तक सुना कि कई लड़कियाँ, नींद नहीं आ रही हमें, सुशांत चला गया, मैं ये क्या चक्कर है भाई साहब, बड़ा खतरनाक। जैसे पहले देवानंद होता था, देवानंद, लोग सुसाइड कर लेते थे, आप अपने पापा से पूछें, सुसाइड कर लेते थे लोग, भाई देवानंद, ओ भाई साहब ये क्या ड्रामा है। चलो हम तो लड़के हैं, ठीक है, अच्छा है, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हालात हैं, बताओ, इंडिया है भाई साहब, ठीक है। तो इन सबको मना है। जो अब देखो, जो उसका क्लर्क काम कर रहा है एडवोकेट का, उसको वो आ गया, हाँ जी मैं बताता हूँ, ये मेरे सामने ही तो बोल रहा था हमारे साहब को कि इसने खून किया, वो पियोन आ गया, ओ भाई मना है तुम्हें, आगे बात में जो वकील है उसका पियोन भी है, एम्प्लॉय भी है, उन सबको ही मना है, कोई नहीं आ सकता उनमें से। तो बस वही कहानी सारी लिखी हुई है। और ये पढ़ दो, ये लाइन क्या लिखी है, इन जर्नल, क्या कहानी है। तुम प्लीडर हो, प्लीडर समझ गए, एक्यूज्ड के वकील हो। अब तुमने ऑफर किया एक विटनेस कि सर जो ये बोलता है सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, वही हॉस्टाइल हो गया, तो तुम क्या खुद उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो? आंसर इज यस। इन जर्नल एक्यूज्ड है, उसका प्लीडर है, वकील है, वो अपने विटनेस से कभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता इन जर्नल। पर अगर वही हॉस्टाइल हो जाए तो भाई फिर तो करना ही पड़ेगा ना, ये क्या ड्रामा है। लेके हम आए थे तुझे कि तू हमारे पक्ष में बोलेगा, तू तो उस वाली पार्टी के साथ मिल गया। हाँ, तो कोर्ट अगर अपनी डिस्क्रिप्शन देता है, हाँ भाई अलाउड, तभी तो होता है। कई बार आप देखते होंगे कि वो अपनी विटनेस से जैसी, तो वो कहता है जज साहब रोको इसे, तो ऑर्डर रुक जा, पहले मेरी तो परमिशन ले ले। तो कई बार जॉली एलबी में बोलते हैं तेरे को तो पहले ये ही नहीं आता प्रोसीडिंग कैसे होती है वकील के साथ, कैसे मतलब कैसे प्रोसीडिंग होती है। जैसे वही वाली बात है भाई, क्लास लेनी है तो क्लास CS बनना है भाई साहब, तो अभी से तो वो स्टैंडर्ड अभी से होने चाहिए ना। आगे जी बात समझ में, हम क्लास में तो बैठे हैं कहीं और, भाई ऐसे काम नहीं, मतलब वही तुम्हें एक्यूज्ड बता रहा है सब कुछ वकील को, वो कहीं और किसी दुनिया में है अभी, बाद में वो 2 घंटे बाद कल आके बताइए दोबारा, ये क्या ड्रामा है। तो ये एग्जाम में आ सकता है भाई साहब,
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ICSI फेवरेट, छाप के आओ, ये सब लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक है हमारे पास जो एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस होता है और ओरल सेकेंडरी एविडेंस होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस होते हैं भाई। तो ये भी ICSI का फेवरेट है, एग्जाम में पूछते हैं प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज़ है। प्राइमरी एविडेंस क्या है? जो डायरेक्टली रिलेटेड है ना उस चीज से, है ना भाई। मर्डर होते हुए देखा, हाँ जी इस आदमी ने देखा, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या चीजें आती होंगी आप खुद बताओ, सेकेंडरी के अंदर क्या चीजें आएंगी? जो उस चीज से रिलेटेड है कि सर ये ऐसा कह रहा था 2 दिन पहले, मार डालूंगा उसे, तो वो सब सेकेंडरी में आया। जो मतलब मैं कहूं कि जो सामने हुआ वो सब कुछ प्राइमरी के अंदर आएगा, जो उसके पीछे की बातें हैं वो सब कुछ सेकेंडरी में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग पढ़ लो। अच्छा बाकी आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो आपको पता ही है, ओरल एविडेंस भी होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो सीधे हम प्राइमरी और ये सेकेंडरी ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसा करते हैं। अच्छा बेस्ट एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी होता है। बेस्ट एविडेंस किसको बोलते हैं? प्राइमरी एविडेंस को बेस्ट एविडेंस बोला जाता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है ये पढ़ते हैं। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? देखो कॉपीज हैं या सर्टिफाइड कॉपीज हैं, उनको हमने सेकेंडरी एविडेंस बोला। देखो सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला पढ़ो जी क्या लिखा है आर्यंश। बिल्कुल। दूसरा तो कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compare with such copies। ये क्या चीज़ है? हाँ वो करा दी है, मशीन से करा दी। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब एक मशीन से आपने उसकी करवाई। फैक्स है, ठीक है, वो भी चलेगा, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, फैक्स भी चलेगा, फोटो कॉपी भी चलेगी। आप ओरिजिनल से उसे कंपेयर कर सकते हो। एक कॉपी है जिसको आप ओरिजिनल से मतलब ओरिजिनल भी सेम वही है और कॉपी भी सेम वही है। ये क्या? काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स अगेन द पार्टीज, ये क्या चीज है? अरे एक पार्टनरशिप डीड है। अब वो पार्टनरशिप डीड किसके पास रहेगी? अब फर्म तो क्या एक भूत है, असली में तो कौन है? वो 5 पार्टनर है, रियलिटी तो वो 5 पार्टनर। अब एक कह देता है मान लो कि कल्लू मेरे पास रहेगी, तो बाकी के क्या है उनके पास, तो वो क्या है उसकी एक कॉपी बना सकते हैं, उसमें सब पार्टनर के दोबारा साइन कर लो। चलो जी दोबारा साइन करो, काउंटर साइन करो, इसमें काउंटर पार्ट बन गए उस डॉक्यूमेंट्स के। अब नो डाउट देखा जाए तो ओरिजिनल कल्लू के पास ही है, पर वो बाकी के भी क्या है एक तरीके से ओरिजिनल ही है, पर उनको हम ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, उनको सेकेंडरी एविडेंस ही मानेंगे, वो सेकेंडरी ही माना जाएगा। जैसे रेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, तो बनवाता कौन है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट होता है। तो बनवाता कौन है रेंट एग्रीमेंट? लैंडलॉर्ड बनवाता है। क्या टेनेंट भी बनवा सकता है? बताओ। हाँ हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो टेनेंट को कहे तू बनवा के लिया यहाँ से जाके जा, पैसे भी कौन देता है? वही देता है। अच्छा अब लाने के बाद क्या होता है? हमारे साइन होते हैं, और साइन होने के बाद हम क्या कहते हैं? इसकी फोटो कॉपी करवा ले। और जब फोटो कॉपी करवा के लेके आता है फिर क्या करते हैं? ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं, उसको फोटो कॉपी देते ले। ये सही है। तुम यहाँ लैंडलॉर्ड होके पहले बनवाने जाओ, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है क्या तुम्हें? सर वो कुछ कर देगा, क्या कर देगा? क्या एविडेंस है? वो रेंट एग्रीमेंट है एक। आ गई बात समझ में? और एक तरीके से रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपका आगे एफिडेविट जब बनेगा पार्टी का, तो उसमें लिखा जाएगा कि इस एफिडेविट के अंदर मैं लिख रहा हूं रेंट एग्रीमेंट को क्या माना जाए? एविडेंस माना जाए। मैं इनकार कर दूंगा, नहीं मानता मैं। आपको बोला था कि जो विटनेस है वो एग्री करे,
कि अगर कोई बंदा सामने से कुछ बोलेगा तो हम उसको क्या है एविडेंस मानेंगे। तो उसके लिए पहले आज की डेट में क्या होता है, एफिडेविट बनता है। आजकल गीता कुरान सब खत्म कर दिया, तो आप क्या करोगे, एक एफिडेविट बनाओगे, उसमें अपने आप को बोलोगे कि भाई मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं, और मैं आपका एफिडेविट लेने से वो मना कर दूँ तो कहानी खत्म हो गई, फिर वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पार्टी कंसेंट जब देती है, और इन जनरल होता है क्या, पार्टीज कंसेंट दे देती है कि हाँ भाई दिखा रेंट एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में। अब रेंट एग्रीमेंट से कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना हड़प लेगा आपकी, वो कहे मैं प्रॉपर्टी हड़प ली इनकी, ये क्या ड्रामा है यार। कई लोग कहते हैं रेंट एग्रीमेंट है, ये हो गया वो हो गया, कहीं प्रॉपर्टी में कब्जा कर ले। रेंट एग्रीमेंट से कैसे प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेगा भाई, रेंट एग्रीमेंट अलग चीज है। मतलब लोग इतने डरते भी है, कई लोग ऐसे भी है, डरपोक लोगों की भी कमी नहीं है असली में। हाँ, जैसे वो ये ना एग्जाम देते हुए कई लोग बच्चे खुद को आता है तो भी डर रहे हो, तो कई बार अरे भाई साहब ये मेरा देख रहा है ना, कॉपी ना करे मेरी, बस इसलिए डर रहे होते हैं। अच्छा शीट भी जब उठ के जाते तो वो उसको भी पलटा के चले जाते, ले ये भी बड़ा खतरनाक काम है। हम तो बिल्कुल खुली शीट छोड़ के जाते हैं, हाँ देख ले देख ले। हाँ सीएस में बड़ा होता है ये। अब वो क्या है ना, वो कॉपी का तो बंडल जाना है पूरा बंच बन के। अब पता लग रहा है उसका एक बंडल का टुकड़ा किसी और के पास चेक होने जा रहा है, उस एक रूम में जो बैठा दिए लोग, किसी और के पास हो रहा है, दूसरा किसी और के पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब असल किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचोगे तो आप वो ज़्यादा डर लगेगा उन चीज़ों से, ज़्यादा नहीं। पहला पेपर होता है, डर नहीं लगता है कभी भी, कोई भी पहला पेपर हो ना, अंदर डर होता ही होता है, चाहे कितनी अच्छी तैयारी हो। एक बार एक पेपर देके आ जाओ ना, कोई डर नहीं, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, सच्चाई यही है। उसके बाद तो आप भी वो हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के। ले भाई साहब नया नया मोबाइल ले लिया ना, मान लो अगर आपने 50,000 रुपये से ऊपर या लाख रुपए, भाई अगर कहीं रखोगे भी ना तो सोचोगे गिर सकता है यहाँ से, उठा ले उठा ले इसको। वही वाली कहानी है, बस ये चीज है। ओरल अकाउंट, ओरल अकाउंट, ये ओरल अकाउंट यही है। ओरल अकाउंट में एग्जाम्पल लिख लो आप, रेंट एग्रीमेंट, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। तो हमेशा होता है रेंट एग्रीमेंट में दो विटनेस होते हैं, बताते हैं हाँ जी हमारे सामने ये घर किराए पे दिया गया। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पढ़ो ये क्या लिखा है आर्यंश। तो क्या कहानी है ये, आजकल कैम स्कैनर, एडोब स्कैनर, उससे खींच कर लिया आपने, फोटो कॉपी कर ली उसकी। दूसरा भी वही बता रहा है, कॉपी मशीन है, कुछ नहीं है, बस वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है 65, और ये सेक्शन 65 क्या बोल रहा है, ये पढ़ना। वैसे तो अब जैसे मान लो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड है, तो हम बोलते हैं उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेके आओ। जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो रियल्टी में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपके पास रहता है, उसकी फोटोकॉपी रजिस्ट्रार के पास रहती है, तो वो कहते हैं ओरिजिनल लेके आओ। अब पता लग रहा है ओरिजिनल आपकी क्या हो गई, गुम हो गई, तो उस केस में वो अलाउड कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ओरिजिनल ही देना होता है कोर्ट के अंदर, उसकी फोटोकॉपी नहीं चलती है। वो कहते हैं ओरिजिनल ही दो आप इसका। जैसे पासपोर्ट है, भाई ओरिजिनल लेके आ, पर कुछ ऐसा सरकमस्टांस, अब लॉस्ट हो गया, एफआईआर है उसकी, हाँ भाई चल ठीक है अब चलेगा, फिर वो क्रॉस वेरीफाई भी तो करवाना पड़ेगा उसको कि ये जो यहाँ तो बड़े खतरनाक है ना लोग, पासपोर्ट इसका, फोटो अपनी लगा दी,
ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपनी लगा देंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। स्पेशल प्रोविजन, एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उनके लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन बने हुए। तो आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, ठीक है ना, पहले टाइम में तो फ्लॉपी भी होती थी, ठीक है, तो उन सबको भी क्या है, एविडेंस मानते हैं। सरकमटांशियल एविडेंस आपको बताया था मैंने, सरकमटांशियल एविडेंस क्या होते हैं, जो फैक्ट इन इशू से सारे कुछ जुड़े हुए हैं। सरकमटांशियल मतलब उस फैक्ट से सारे कुछ जुड़े हुए हैं, वो कड़ियां हम जोड़ते जा रहे हैं। वो स्कूटर था जिससे ये गया था मर्डर करने के लिए, वो अच्छा वो होता नहीं है, मर्डर कर दिया, वहां पे कुछ आपका स्कूटर मिल गया, वहां आपके शर्ट का बटन मिल गया, कई चीजें ऐसी होती हैं, या कुछ चीज छूट गई, आपका लॉकेट छूट गया, कुछ ऐसा हो गया, और फिर शक में वो बंदा आ जाता है कि भाई ये आ गया, वो सरकमटांशियल है। तो एक बार पढ़ दो ये सरकमटांशियल के लिए क्या बोल रहा है। क्या हम सरकमटांशियल एविडेंस को प्रेजेंटिव एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस बोल सकते हैं? यस, ठीक है, और हम बोल सकते हैं ये रिलेटेड टू क्या है, जो रेलेवेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड है। हाउएवर सेक्शन 60 क्या बोलता है? देखो असली में क्या है, ध्यान से सुनना, ये कहानी दो पार्ट में है। जो हमारा इंग्लिश लॉ है, मतलब जो ब्रिटिशर हैं वो लोग तो क्या कहते हैं कि सरकमटांशियल एविडेंस इज अ डायरेक्ट एविडेंस, वो उसको डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं, पर हम इंडियन नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो सरकमटांशियल एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस से क्या है, डिफरेंट है, वो ऑल टुगेदर क्या है, इससे डिफरेंट है। पर जो इंग्लिश लॉ है वो क्या मानता है, सरकमटांशियल एविडेंस को भी क्या मानता है, डायरेक्ट। तो पहले आप क्या लिख के आ जाओगे सरकमटांशियल एविडेंस में कि इंग्लिश लॉ तो क्या मानता है भाई साहब, जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट है ही, सरकमटांशियल भी डायरेक्ट है, पर हम इसे ऑल टुगेदर क्या मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं। किससे, डायरेक्ट एविडेंस हम इसे डिफरेंट मानते हैं। बट हम केवल डायरेक्ट एविडेंस के उसमें ही आप जजमेंट नहीं दे सकते, आप उसके साथ सरकमटांशियल एविडेंस भी, मतलब वो कड़ियां भी आप जोड़ोगे और फिर जाके आप अपना डिसीजन दोगे। तो क्या ये भी एविडेंस का पार्ट है या नहीं है? और आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था। कुछ प्रेजम्पशंस हैं, मतलब कि कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब कि एक जज भी क्या करता है, इन अजम्पशंस को लेता है। तो हम कहते हैं टोटल 3 अजम्पशंस ली जाती हैं। एग्जाम में आ सकता है कि कितनी अजम्पशंस ली जाती हैं, टोटल 3 अजम्पशंस ली जा सकती हैं। एक अकॉर्डिंग टू लॉ है, एक अकॉर्डिंग टू लॉ है, एक अकॉर्डिंग टू फैक्ट है, और एक मिक्स्ड है। लॉ में वही एग्जाम्पल है, मैरिड गर्ल 7 साल वाला, ठीक है, और फैक्ट में क्या है, दृश्यम मूवी, वो भाई साहब सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए थे, तो उनके पास क्या है, वो सारे फैक्ट्स हैं। पणजी में वो संगसन सुनने गए थे, वो सारे उनके पास, वो कानून थोड़ी ना है कोई, वो कोई चीज कानून नहीं है। उस बस वाले में बैठे थे, उस ड्राइवर ने उनसे बात की थी, वो सब क्या है, फैक्ट्स हैं। कानून क्या है कि कानून कुछ अजम्पशन ले लेता है पहले ही, कि अगर कोई मैरिड लड़की है भाई साहब, उसे 7 साल से पहले परेशान किया जा रहा है, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं। हाँ, नो डाउट कि उसकी कुछ एक्सेप्शन में प्रूफ हो जाए अगर बाई चांस कि भाई ऐसा नहीं है, तो वो कहानी अलग होती है। दूसरा फैक्ट्स वाला लिख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल। और तीसरा क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स है मतलब इन दोनों का तालमेल, लॉ का और फैक्ट्स का, दोनों को मिला के जो बनता है वो क्या बनता है, मिक्स बनता है।
दोनों को मिला के क्या है, जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, मिक्स बनती है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे क्या है कि भाई एक आदमी को बाहर, घर के बाहर पीटा गया, तो वो क्या है, एक फैक्ट है, पर उसका एक कानून है कि घर के बाहर पीटा है तो उसके लिए लॉ क्या है, ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है। घर के अंदर पीटोगे तो ज़्यादा खतरनाक है। किसी के घर के अंदर जाके तुमने पीट दिया उसको, तो उसको पहले बाहर निकल तू घर के, ठीक है ना। घर के अंदर किसी को पीटा तो ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या मतलब, मुझे बताओ, एक तो लॉ हो गया, लॉ आ गया कि भाई आपने घर के बाहर पीटा या अंदर पीटा। दूसरा क्या है, जो पीटा है आपने उसमें उसके खून निकला, क्या निकला, वो सब क्या है, फैक्ट्स बता रहा है। अब सुनो और डिटेल में बताता हूं। अब क्या हो रहा है, वो धाराएं जोड़ी जा रही है ना, तुमने चोरी की किसी भी चीज की, तो कानून को और फैक्ट को जोड़ के जो बनाया जा रहा है वो मिक्स्ड प्रिजम्पशन कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। कई बार दोनों को जोड़ के कुछ और अजम्पशन निकाली जा रही हो। तो दृश्यम मूवी में भी तो सोच सकते हो कि क्या हो रहा है कि भाई लॉ को और जो फैक्ट्स हुए उन दोनों को मिला के क्या है, दोनों का तालमेल मिला के, दोनों को प्लस करके कुछ हमने अजम्पशन निकाल ली कि भाई नहीं ऐसा ही होता है। और उसमें कुछ था असली में, मेरे को बड़ा टाइम हो गया देखे हुए मूवी। हाँ, ये सब जज बनाएगा ना, ये सब कौन बनाएगा, जज साहब बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे। जब वो अपनी जजमेंट देंगे तो ये सब वो बनाएंगे। तो कौन बनाता है ये प्रिजम्पशंस, कौन लेता है, ये देखो जूरी यहाँ पे लिखा है, ये लोग लेंगे, ये लोग इन प्रिजम्पशंस को लेंगे। और असली में ये सब प्रिजम्पशंस जब ली जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो सच हो। आ गई बात समझ में? मतलब कि अगर आप कुछ प्रिजम्पशंस ले रहे हो तो वो सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नहीं जी 7 साल होता है तो होता है जी, ऐसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं करना आपने। आंखें बंद करके नहीं लेनी। मतलब तुम में से कोई टेस्ट नहीं देना चाहता। अब मेरी एक प्रिजम्पशन है, बच्चों की तैयारी नहीं है, सही प्रिजम्पशन है। क्यों? ऐसा कस्टम है, जब बच्चों की तैयारी नहीं होती तो बच्चे टेस्ट देना नहीं चाहते। और क्या अजम्पशन होती है बताओ, वो तुम खुद बता सकते हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कभी तुम्हारी तैयारी है, तुम क्या मूड नहीं है आज, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको तैयारी हो वो क्या मूड तो आज ही दूंगी टेस्ट, आज तैयारी की है मैंने। ये लोग नहीं दे रहे, रहने दो, छोड़ो इनको। ये कोविड-19 के चलते जो बच्चे कह रहे थे एक्सटेंड करा दो डेट, पेपर नहीं होने चाहिए, वो लोग थे जिनको पेपर देने नहीं थे। जिसकी तैयारी थी ना, मतलब मैं खुद उस दिन ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरे को पेपर देने होते तो मैं तो इंस्टीट्यूट को बोल देता, भाई मेरे तो पेपर ले लो तुम, मेरे अकेले के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बात बोल रहा हूँ, अकेले को तो किसी के लेगा नहीं वो। ओ भाई, फिर क्या हुआ? फिर अच्छा, आप लोगों की तो 12th थी ना। हाँ, तो एक अजम्पशन लेके मार्क्स दिए गए ना उसके। एक अजम्पशन लेके उसके मार्क्स मिले बच्चे को। आगे जी बात समझ में? तो वही वाली कहानी है कि यहाँ जो अजम्पशन ली जा रही है ये हवा में नहीं ले ली कोई, मतलब हवा में ले लो जी, सोच के देख के। जैसे देखो बड़ा अच्छा लगेगा आप श्वेता आपको, यहाँ पे क्या है, कार का एग्जाम्पल दिया। कार कहीं लिखी है, कार रोड है, एक आदमी मर गया उधर। अब आर्यंस ने वहां पे खड़े होकर देखा कि जब वो आदमी मरा हुआ वहां पे देखा तो दिखा वहां से कार गई बिल्कुल स्पीड में। क्या प्रिजम्पशंस आ गई? अच्छा, चांस ऑफ मैटर कि अगली रेड लाइट पे इसका दोस्त खड़ा था, इसका वेट कर रहा था, हो सकता है इसने उसको फोन किया, देख व्हाइट कलर की I-10 आ रही है या जो भी है भाई, उसने नंबर नोट कर लिया। अब मुझे बताओ, एक तो लॉ है और एक साथ में क्या है, फैक्ट्स है कि भैया जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो इसने वहां से जाते हुए कार देखी थी, उसी कार ने उसको हिट किया है। अच्छा, कार में कोई खून के निशान नहीं है, कुछ नहीं है, भाई साफ कर लिए होंगे, बाद में साफ कर लिए होंगे, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने दूर से गोली मार दी हो बंदूक से, उसमें क्या है कि वो क्या मिला है, कट्टा मिला है, क्या मिला है, वो जो मतलब वो क्या होती जो गोलियां मिलती हैं, अच्छा गोली बोलते हैं उसको, बुलेट मिली है, हाँ वेरी गुड, याद ही नहीं आता, बुलेट मिली है। अब वो भाई वो भी वेरीफाई किया जाएगा। और ये भी तो कि अगर हम बोल रहे हैं कि उस कार वाले ने मारा है तो ये भी तो देखा जाएगा भैया इसने क्यों मारा है। अब उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो बंदा केरला का दिल्ली वाले को उड़ाया था किसी ने, भाई कोई वो आज ही आया था केरला से, उसको क्या पता था दिल्ली में लोग ऐसे चलते हैं। और असली में उसने नहीं उड़ाया, वो तो हुआ क्या कि किसी ने उड़ा दिया, उसकी कार वहां से चली गई उसी टाइम विद इन अ सेकेंड्स, और ये बंदा वहीं खड़े होके ले भाई। और इतना खतरनाक आदमी है कि आगे रेड लाइट पे इसका दोस्त खड़ा है, फोन भी कर दिया उसको। अब पकड़ा तो जाएगा अभी बंदा। अब वो तो ये चीजें प्रूफ होता है नहीं होता वो उसके बाद की बात है चीजें, पर क्या ये सारी चीजें भी मतलब प्रिजम्पशन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। जज साहब भी प्रिजम्पशन ले सकते हैं, भाई आगे बंदे ने देखा है कि जब वो मर्डर हुआ तो वो गाड़ी वहां से गई, या ये दो आदमी वहां खड़े थे जिसकी इसके पास फोटो है, और आज वो ही दोनों कटरे में खड़े हैं। हाँ किसी मूवी में हुआ ऐसा। अगला टॉपिक आ जाओ, स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है, लास्ट टॉपिक और चैप्टर फिनिश। स्टॉप बाय योर ओन कंडक्ट, ये आप फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं। स्टॉप बाय योर ओन कंडक्ट, और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ICSI का फेवरेट है ये भी टॉपिक। स्टॉपल, स्टॉप बाय योर ओन कंडक्ट। तो इसकी कहानी क्या होती है भाई, आपको पता होगा, इसकी कहानी भी सिंपल होती है। एक जगह खड़े होके आप कह रहे हो कि ये कार मेरी नहीं है, दूसरा आदमी कह रहा है मैं ये कार बेच रहा हूं प्रिया को। अब उसने बेच भी दी कार आप ही के सामने, आपने कहा मेरी नहीं है। बाद में आप प्रिया को कहते हो मैडम ये कार तो मेरी है वापस करो, कह धाड़ तेरी कहाँ से हुई, जब तू वो बेच रहा था तू क्या पागल था, मतलब मशीन मतलब बहरा है क्या है तू। तब तो बड़े डांस कर रहा था नागिन वाला, हाँ हाँ बेचो बेचो पार्टी होगी, ये क्या ड्रामा है। तो स्टॉपल मतलब समझ गए, तुम्हारा खुद का कंडक्ट है, तुमने किसी कंपनी का डिविडेंड ले लिया, अब तुम शेयर होल्डर थे नहीं, ले लिया, आज तुमसे बोला भाई इसकी पैसे देने, वाइंडिंग अप हो गया कंपनी का, तुम कह रहे हो मैं नहीं दूंगा, मैं तो शेयर होल्डर ही नहीं हूं। तो डिविडेंड के तो बड़े मजे, डकार गया डिविडेंड अंदर, है ना भाई। चोरी के पैसे हैं, पार्टी हो रही है और आप खा रहे हो, और पुलिस वाले आए हमने तो चोरी की ही नहीं है, इसी को ले जाओ, यही पार्टी दे रहा था, तुम भी चलो। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, तो यहां पे कहानी लिखी है, ये देखो ये वर्ड लिख के आना पड़ेगा, मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये वर्डिंग लिख के आनी पड़ेगी। दैट अ मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड, और दैट अ मैन शैल नॉट से वन थिंग एट वन टाइम एंड लेटर ऑन से डिफरेंट थिंग। समझ गए, एक टाइम तो बोलता है ये गाड़ी मेरी नहीं है, और बाद में बोलता है मेरी है। अ मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या समझे। अबे या तो ये बोल ले गर्म पानी है, कल कह गर्म है, नहीं ठंडा है, ये क्या ड्रामे हैं, कुछ समझते हो। या तो वो गर्म है या तो ठंडा है। आप कहते हो ये गाड़ी मेरी नहीं है, बाद में मेरी गाड़ी, क्या है ये। आजकल गर्मियां आ गई, तो भाई गर्मियां आ गई, आप सर्दियां, ये सर्दियां कहां से आ गई बीच में। पेपर टफ आया था भाई, टफ आया था ठीक है, पेपर आसान था, ये क्या ड्रामा है। पहले कह रहा टफ आया, फिर कह रहा आसान था, मतलब समझ में नहीं आया। तू पेपर देने गया था या नहीं गया था कि मतलब कोई और आया था उसके लिए टफ था, तूने देखा आसान लगा क्योंकि तू एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा था। अच्छा कहीं मैंने देखे दोस्त ऐसे होते हैं, CS के अंदर भी होते हैं, BCom में भी होते हैं, पेपर दिलाने जाते हैं, अब बाहर वेट कर रहे होते हैं। जब वो पेपर दे के आता है, हाँ पेपर दिखाइए, अबे इतना आसान,
और वो अंदर वाला अबे यार बड़ा बेकार पेपर गया आज, और ये समझ में बाहर वाले को आसान लग रहा होता है। अब फिर अगले अटेम्प्ट में वो जा रहा होता है वो बाहर, अबे मैं करके आया था पास भी हो गया था, देख तुम्हारा तो हमसे भी आसान पेपर आया। अच्छा ऐसे ही होता है, अपने से आसान लग, हमसे भी आसान तुम्हारे अटेम्प्ट में पेपर आया। वो सोच रहा होता है भाई मेरे तो बेकार जा रहे हैं, इसको और आसान लग रहा है। किसी को मत लेके जाना साथ में ठीक है, और दुखी कर देंगे तुम्हें। एक लास्ट में ना केस है स्टॉपल के लिए, स्टॉपल के लिए केस है, बड़ा अच्छा केस है ये, केस लॉ याद कर लेना। ये क्या हुआ था कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी थी, उसने कहा कि ये एग्ज़ाम पास करो और तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। अब बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया, जैसे आपका है सीएस का, सीएस प्रोफेशनल पास किया, उन्होंने कहा आपको डिग्री मिलेगी। पता लग रहा है जैसे ही तुमने सीएस प्रोफेशनल पास किया, आईसीएसआई की एक नोटिफिकेशन आ गई, हमने ना एक स्पेशल 4 पेपर बनाए हैं, अब ये 4 पेपर पास होंगे ना फिर डिग्री दी। ये क्या ड्रामा है यार। मतलब जैसे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव भी पास हो तो उसमें वो कहते हैं 2 ना ओरल पेपर होने हैं अभी, वो बाकी है। ये क्या ड्रामा है, 2 ओरल पेपर होने। बच्चे कह रहे हैं इतनी मुश्किल से तो 8 पेपर पास किए हैं, ये क्या 2 पेपर। अलाउड नहीं है ऐसा। जब आपको दिखाया गया तो क्या दिखाया गया था कि भाई ये पहली स्टेज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तीनों स्टेज कर लोगे हम तुम्हें सीएस बना देंगे। तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी ने जब पहले दिखाया था तो बताया था ये एग्जाम पास करोगे डिग्री मिल जाएगी। बाद में तुम कहते हो नहीं ये एडिशनल हम लोग ले रहे हैं कुछ, ठीक है, और आपकी जो डिग्री है उसको विथ होल्ड कर रहे हैं जब तक के लिए, कहीं पे यहाँ पे लिखा है। तो भैया ये अलाउड नहीं है, ये चीज अलाउड नहीं है। स्टॉपल हो गया ना। बाकी ये डिफरेंट काइंड्स के स्टॉपल लिखे हैं, हमें ये अलग से लिख के दिए नहीं है। मतलब वही साइलेंस है। क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। क्या बोल, जोर से बोलो, हिंदी में समझाओ जरा, समझ में नहीं। अच्छा अच्छा, हॉस्टाइल बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो पलटी उल्टी, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्टॉपल बाय साइलेंस। अब एक आदमी चुपचाप है, ओ भाई तेरी गाड़ी बेच रहे हैं, ओ चुपचाप है, मैं तो चुप रहा हूँ। जैसे पार्टनरशिप में होता था। आगे मान लो अब कोई चीज है, कोई बोल रहा है, तुम उसके अगेंस्ट में तो भाई बोल ना, चुपचाप रहेगा। चोरी की है ना, बोलूंगा ही नहीं, तूने की है चोरी, मान लिया जाए फिर तूने की है चोरी। नेग्लिजेंस है आपकी, इक्विटेबल स्टॉपल है, ऐसी स्टॉपल बाय इलेक्शन है, ये अलग अलग दिए हैं। एक बार मीनिंग देखोगे अपने आप निकल के आ जाए। स्टॉपल वर्ड का मीनिंग आपको पता लग गया, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी